कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। हर सुबह की तरह अगली सुबह भी अपनी पूरी रफ्तार से गुजर रही थी। हमेशा की तरह युवराज की बाहों में जिया की सुबह हुई। ब्रेकफास्ट और उसके बाद हमेशा की तरह युवराज ने उसे उसके कॉलेज ड्रॉप किया। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। कॉलेज ओवर होने के बाद शाम को जिया वापस घर आ रही थी। बैक सीट पर बैठे वो पूरी तरह से अपने फ़ोन में बिजी थी। उसे कुछ अजीब सा लगा और उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा तो हैरान रह गई। ड्राइवर अंकल, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो घर का रूट नहीं है ना? जिया घबरा गई क्योंकि ड्राइवर उसे जिस रास्ते से ले जा रहा था वो रास्ता हुजा मेंशन नहीं जाता था। जी मैडम, ये दूसरा रास्ता है, यहाँ से हम जल्दी घर पहुँचेंगे, ड्राइवर ने जवाब दिया। नहीं ड्राइवर अंकल, मुझे घर जल्दी नहीं जाना। हम हर रोज़ जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से जाएंगे। यहाँ से आप गाड़ी वापस मोड़ लीजिए, जिया ने कहा, पर ड्राइवर पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। सॉरी मैडम, हम इसी रास्ते जाएंगे। ये क्या ज़बरदस्ती है? मैंने कहा ना मुझे इस रास्ते से नहीं जाना। हम हमेशा जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से जाएंगे। जिया ने इस बार थोड़ा चिल्लाकर गुस्से में कहा, लेकिन इस बार भी ड्राइवर के कानों पर जू तक नहीं रेंगा। जिया को अब डर लगने लगा था। वो कितनी बार ड्राइवर को बोल चुकी थी वो वापस दूसरे रास्ते से ले चले, पर ड्राइवर ने उसकी एक नहीं सुनी और कुछ ही दूरी पर एक अनजान जगह पर गाड़ी लाकर रोक दिया। मैडम, हम पहुंच गए, ड्राइवर ने कहा और दूसरी तरफ से बाहर आकर जिया की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? ये तो आहूजा मेंशन नहीं है ना? वो अभी भी कार के अंदर बैठी हुई थी। उसे बाहर आने में डर लग रहा था। जी मैडम, ये आहूजा मेंशन नहीं है, पर युवराज सर ने आपको यहीं लाने के लिए कहा था, ड्राइवर ने जवाब दिया। युवराज का नाम सुनकर जिया को थोड़ी सी राहत तो मिली, पर अभी भी उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने सामने देखा। सामने एक छोटा पर बहुत ही खूबसूरत बंगला था। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। आप एक काम करो, गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ लो, जिया ने कहा। नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता, युवराज सर गुस्सा हो जाएंगे। प्लीज़ आप अंदर जाइए। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आप युवराज सर को कॉल कर लीजिए, ड्राइवर ने कहा। जिया को उसकी बातें सही लगी। उसने तुरंत युवराज को कॉल किया, पर युवराज ने कॉल रिसीव करने की बजाय उसके फ़ोन पर एक मैसेज भेज दिया जिसमें लिखा था, डोंट फेयर स्वीटू, मैं यहीं हूँ। युवराज का मैसेज पढ़कर जिया की जान में जान आई और वो बिना डरे अंदर चली गई। बाहर से वो छोटा सा बंगला जितना खूबसूरत दिख रहा था, अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा, उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। वो अपने हाथ फैलाकर दरवाजे के पास ही गोल गोल घूमते हुए उन फूलों की बारिश को अपने ऊपर महसूस करने लगी। वेलकम बेबी गर्ल, युवराज की आवाज़ आई, जिसे सुनकर जिया उन फूलों के साथ खेलना छोड़कर चारों तरफ अपनी नज़रें उठाकर युवराज को ढूंढने लगी। पर अफसोस, युवराज उसे कहीं नहीं दिखा। लेकिन हाँ, उसे दरवाजे के पास एक छोटा सा बॉक्स जरूर मिला। उसने उस बॉक्स को उठाकर जल्दी से ओपन किया। उसमें एक नोट था जिसमें लिखा था, ऊपर राइट में दूसरा कमरा। जिया उस नोट में लिखे हुए लाइन को फॉलो करते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ गई और वहां से राइट लेकर दूसरे कमरे के सामने खड़ी हो गई। वो अभी सोच ही रही थी दरवाज़ा खोले या ना खोले, तभी उसके कानों में एक बार फिर युवराज की आवाज़ पड़ी, ओपन द डोर स्वीटू। जिया ने फिर अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाई, पर अफसोस, इस बार भी युवराज उसे कहीं नहीं दिखा। कहाँ हो आप मिस्टर माफिया? सामने क्यों नहीं आ रहे हो? प्लीज़ सामने आओ ना, वो ज़ोर ज़ोर से बोली, पर युवराज की कोई भी आवाज़ नहीं आई। वो थोड़ा सा उदास हो गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा, रूम की डिज़ाइन देखकर वो शॉक्ड हो गई। वाह, पूरा रूम सफ़ेद और पिंक रंग से नहाया हुआ था। वहाँ की हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और एलिगेंट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा किसी छोटे से बंगला का कमरा ना होकर किसी बहुत बड़े महल का कमरा हो। वो हैरानी के भाव लिए अभी भी उस पूरे कमरे को देख रही थी, तभी उसके कानों में एक बार फिर से युवराज की आवाज़ आई, गो राइट साइड। उसने युवराज की बातों को फॉलो किया और अपनी राइट साइड मुड़ गई। वहाँ एक दरवाज़ा था जिसे खोलकर वो अंदर गई, तो अंदर का नज़ारा देखती रह गई।
अंदर उसके लिए हर एक चीज़ मौजूद थी, कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल्स, बैग। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज ने पूरा का पूरा मॉल उठाकर उस कमरे में शिफ्ट कर दिया हो। जिया की ज़रूरत की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सामान वहाँ मौजूद थी। वहाँ पर मौजूद हर एक सामान ब्रांडेड थी। वो हर एक चीज़ को अपने हाथों से छूकर देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब उसके लिए है। क्या ये सब मेरे लिए है? उसने खुद से कहा और उसके कानों में एक बार फिर से युवराज की आवाज़ आई। नहीं, ये सब मेरी इनोसेंट सी बेबी गर्ल के लिए है जो अपने मिस्टर माफिया के दिल की धड़कन है। उसके मुस्कुराने की वजह है, उसकी रातों की सुकून है, उसकी ज़िंदगी, उसकी जान है। जिया की आंखों में हल्की नमी छा गई। आज तक किसी ने भी उसे इतना स्पेशल फील नहीं करवाया था। लाइफ में पहली बार उसे इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो ये सब इमेजिन कर रही हो, एक खूबसूरत सपना हो जो उसके उठते ही टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। बचपन से वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी, हर छोटी बड़ी बातों पर नखरे दिखाना, कपड़ों के मामले में, खाने के मामले में वो काफ़ी ड्रामेबाज थी। पर ये सब तक था जब तक उसके मम्मी पापा जिंदा थे। उनके डेथ के बाद उसके भाई ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। दादी वृद्धाश्रम में रहने लगी। जब से उसके मम्मी पापा की डेथ हुई थी तब से उसने अपने सारे सपने, सारे ख्वाहिशों को दफन कर दिया था। पर आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई है जो उसके हर एक नखरे को उठाने को तैयार है, उसके सारे सपने पूरे करने को तैयार है, उसके सारे ड्रामों को झेलने को तैयार है, घंटों बैठकर उसकी बकबक सुनने को तैयार है। और वो कोई और नहीं, उसका खड़ूस हस्बैंड, उसका एक्स्ट्रा एरोगेंट मिस्टर माफिया है, जिससे वो कभी बहुत ज़्यादा डरा करती थी। लेकिन इन दिनों उसे उसकी कुछ इस कदर आदत लगी थी कि बिना उसकी बाहों में सोए ना ही उसे चैन की नींद आती थी और ना ही उससे बहस किए बिना उसका दिन गुजरता था। वो अभी अपने ख्यालों में खोई हुई वहीं खड़ी थी कि तभी उसके कानों में युवराज की आवाज़ आई। कहा था ना, इन बड़े बड़े आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, इन्हें साफ करो और जल्दी से सामने रखे ड्रेस पहनकर ऊपर आ जाओ। आई एम वेटिंग माई लिटिल वाइफ। सामने एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की डाउन शोल्डर लॉन्ग गाउन रखी हुई थी, जिसके साथ मैचिंग हील्स और ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ ब्रेसलेट और कानों में डायमंड के टॉप्स। उसने जल्दी से सब कुछ पहन लिया और मिरर के सामने खड़ी हो गई। मेकअप के नाम पर उसने बस आंखों में हल्का सा काजल लगाया और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। बालों को उसने कर्ल करके खुला छोड़ दिया और खुद को एक बार मिरर में अच्छे से देखने लगी। रेड गाउन में जिया बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वो अब रूम से बाहर आने लगी, पर वो अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी तभी उसे कुछ याद आया और वो वापस ड्रेसिंग टेबल के पास गई और वहां रखे सिंदूर के डिब्बे से हल्का सा सिंदूर लेकर अपने मांग में भर लिया। पर हमेशा की तरह इस बार उसने उसे छुपाया नहीं और ना ही अपने बालों से कवर किया। उसके होठों पर जो इस वक्त मुस्कुराहट थी वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस एक चिटकी सिंदूर को अपने मांग में भरते वक्त जिया के दिल में हजारों खुशियों की लहर दौड़ गई। अब वो बिना देर किए दौड़ते हुए रूम से बाहर आकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था, तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। जिया दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी। इस वक्त रात हो चुका था और आसमान में चांद के साथ सितारों ने भी दस्तक दे दिया था। वो दौड़ते हुए छत पर आई। पूरे छत को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। चांद सितारों की हल्की रोशनी में डेकोरेशन और भी ज़्यादा जच रहा था। मिस्टर माफिया, वो पीछे से चिल्लाई और युवराज जो दूसरी तरफ देख रहा था वो उसकी तरफ मुड़ गया। युवराज ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी और जिया को अपने पास आने का इशारा किया। कुछ सोचकर जिया की आंखों में शैतानी नाच गई और वो दौड़ते हुए जाकर उसके ऊपर कूद गई। युवराज को जैसे पहले से पता था उसके बचपने के बारे में, इसलिए उसने उसके अपने ऊपर कूदते ही उसके कमर पकड़कर हवा में उठा लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगा। जिया अपनी दोनों बाहें फैलाए ऊपर की तरफ देख रही थी और युवराज उसके चेहरे पर छाई खुशियों को देखते हुए उसे गोल गोल घुमा रहा था। जिया ने युवराज के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। युवराज ने उसे नीचे उतारा और बदले में उसके माथे पर भी अपने लबों की मोहर दे दिया।
यू नो वाट मिस्टर माफिया, आप बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा, जिया ने हंसते हुए खिलखिला कर कहा। और युवराज ने धीरे से उसकी नाक को खींच लिया। आई नो। युवराज ने जिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगली उलझाकर आसमान की तरफ इशारा किया। जब आसमान में देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। एक के बाद एक आतिशबाजी आसमान में होने लगी, जिसके बीचों बीच आई लव यू लिखा था। आई लव यू बेबी गर्ल, युवराज ने पीछे से धीरे से उसके कान में कहा। जिया मुस्कुराते हुए पीछे पलटी और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आई हेट यू टू, जाओ, मैं नहीं करती आपसे प्यार। क्यों? युवराज ने उसके कमर पर हाथ रखकर अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। क्योंकि आपने मुझे रिंग देकर प्रपोज नहीं किया। मैंने देखा है फिल्मों में हीरो हीरोइन के सामने घुटनों के बल बैठकर रिंग देकर प्रपोज करते हैं। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही फिल्में नहीं देखती? युवराज ने अपनी आईब्रो सिकुड़ाकर उसे घूरते हुए पूछा। अब क्या करूं, मेरे खड़ूस हस्बैंड के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। वो पूरे दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो सोचा मूवी देखकर ही टाइम काटा जाए। जिया ने अपने दोनों हाथ उसके गर्दन में लपेटकर सोचने के अंदाज में कहा। स्वीटू, आई लव यू, युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए एक बार फिर से कहा और उसके माथे पर किस कर लिया। आई लव। जिया उसे जवाब दे ही रही थी, तभी अचानक कहीं से फायरिंग हुई और एक बुलेट आकर युवराज के बाह में लगी और उसके खून के छींटे जिया के चेहरे पर पड़े। जिया डर कर युवराज के गले लग गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। आखिर अभी अभी हुआ क्या है? युवराज के बाह से लगातार खून बह रहे थे और युवराज बिना किसी भाव के जिया को अपनी बाहों में भरे सामने देख रहा था। अगले ही पल पाइप और हार्नेस के सहारे लगभग 20-30 काले कपड़े पहने हुए आदमी छत पर चढ़कर उन दोनों को घेर कर खड़े हो गए। मिस्टर माफिया, आप ठीक ठीक तो हो ना? ये खून? जिया की आंखों से आंसू बहने लगे। भले ही गोली युवराज को लगी थी, पर तकलीफ जिया को हो रही थी। उसने अभी तक अपने आसपास खड़े आदमियों को नहीं देखा था। उसका ध्यान तो बस युवराज के हाथों में लगे बुलेट पर था। कुछ नहीं हुआ है स्वीटू, कुछ नहीं हुआ है, बस हल्का सा खरोच है। तुम रोना बंद। युवराज अभी अपनी बात पूरी करता, तभी सामने से उनमें से एक ने जिया की तरफ एक नुकीला खंजर फेंका। लेकिन खंजर जिया को लगता उससे पहले ही युवराज ने उसके कमर पर हाथ रखकर दूसरी तरफ घुमा लिया और वो खंजर हवा में उड़ते हुए उसी के साथी के सीने में जाकर धंस गया। अचानक हुए इस हरकत से जिया का ध्यान आसपास गया और वो और भी ज़्यादा डर गई। ये सब वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी उन सब ने जिया पर अटैक करना शुरू कर दिया। युवराज ने एक हाथ से उसे अपनी बाहों में भर रखा था और दूसरे हाथ से अपने पीछे छिपे हुए गन को निकाल कर उन सब पर फायरिंग करने लगा। उन सब पर फायरिंग करते हुए युवराज जिया को एक साइड ले गया और दीवार के आड़ में खड़ा करके फिर उन सब पर फायरिंग करने लगा। जब उसकी बंदूक की गोली खत्म हो गई तो वो नीचे गिरे हुए खंजर को लेकर उन सब पर भूखे शेर की तरह झपट पड़ा। हर एक के सीने में वो 10 से भी ज़्यादा बार खंजर घोंप रहा था। ये नज़ारा देखकर जिया बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। युवराज का ये रूप उसके लिए अप्रत्याशित था। उसने पहले भी युवराज को इस रूप में देखा था, पर ये युवराज तो उससे भी ज़्यादा भयानक था। सामने वो जिस तरह से उन लोगों को मार रहा था, जिया ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वो ऐसे इंसान से प्यार करेगी जिसके लिए दूसरों की जान लेना इतना आसान हो। वो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए जोर जोर से रो रही थी। थोड़ी देर में शेरगिल वहां पर अपने गार्ड्स को लेकर आ गया। कुछ ही पल बाद वहां का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। जहां थोड़ी देर पहले जिया और युवराज अपना सबसे खूबसूरत लम्हा बिता रहे थे, अब वहीं हर कोई एक दूसरे से भिड़ा हुआ था। चारों तरफ खून और चीखे ही चीखे सुनाई दे रही थी। जिया इन सब से दूर खड़े आंखों में आंसू भरकर रोए जा रही थी। रोने की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर वो बस रोते हुए सामने युवराज को देख रही थी, जो बिना किसी भाव के अपने सामने आने वाले हर एक शख्स को मौत के घाट उतारे जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवराज आहूजा के बीबी को मारने के बारे में सोचने की भी? युवराज ने बेहद गुस्से में बिल्कुल सर्द आवाज में एक को पकड़कर कहा और अपने हाथों में लिया हुआ खंजर जैसे ही उसकी आंखों में घोंपने वाला था, तभी वहां पर जिया की जोरदार चीख गूंज गई।
नहीं नहीं ना, मत करो ना प्लीज़, ये सब मत करो, प्लीज़ मत करो ना। जिया अपने कानों पर हाथ रखकर घुटनों के बल बैठकर फपक फपक कर रो रही थी। ये सब नज़ारा देखकर उसका दिल दहल रहा था। जो एक छोटी सी भी खरोश लगने पर रो पड़ती थी। वो अपने सामने इतने सारे लाशों को देखकर भला कैसे और कब तक बर्दाश्त करती। युवराज ने उस आदमी को छोड़ दिया और जिया के पास आकर जैसे ही उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिया ने अपना चेहरा पीछे खींच लिया। इस वक्त युवराज के हाथों में लोगों के खून के सने हुए छींटे थे, जिसे देखते ही जिया डर कर उससे पीछे हट गई। डोंट डोंट टच मी, जिया हकलाते हुए बोली और वहां से उठकर दौड़ते हुए नीचे भाग गई। स्वीटू स्वीटू, युवराज ने जिया को छूने के लिए जो हाथ बढ़ाया था वो हवा में ही रह गया। वो वहीं बैठा अपने हाथ को घूरता रहा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो तो आज जिया को उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देने वाला था, पर जाने अनजाने आज जो भी हुआ उससे जिया अंदर तक डर चुकी थी। युवराज अब इस बात से डरने लगा कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी जिया उससे बात करना ना बंद कर दे। वो अपनी जगह से उठा और शेरगिल को कुछ इशारा करके जिया के पीछे नीचे आ गया। उसने सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने खून से सने ब्लेजर को खोलकर फेंक दिया और हाथों में लगे खून को साफ कर लिया। जब वो कमरे में पहुंचा तो जिया अभी भी सुबक रही थी और गुस्से में वहां की हर एक चीज़ को इधर उधर फेंकते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बेबी गर्ल, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें लग जाएगी। युवराज उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। जिया ने एक नज़र युवराज को देखा और गुस्से में उससे अपना हाथ झटककर फिर से कुछ ढूंढने लगी। वो इस कदर गुस्से में थी कि अपने सामने आने वाले हर एक चीज़ को इधर उधर फेंके जा रही थी। रोने की वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखें सूज चुकी थी और उसके गुलाबी होठ हल्का हल्का कांप रहे थे। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, पर वो अभी भी सुबक रही थी। सोना, लिसन टू मी, क्या ढूंढ रही हो? युवराज उसके पीछे पीछे घूमने लगा, पर जिया ने कोई जवाब नहीं दिया। स्वीटू, युवराज ने फिर से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके कमर के आसपास अपनी पकड़ मजबूत बाहों का घेरा बना दिया, जिससे जिया उससे दूर ना जाए। छोड़ो मुझे, जिया कसमसाते हुए उससे छूटने की कोशिश करने लगी, पर युवराज की मजबूत पकड़ के आगे वो हिल तक नहीं पाई। आई हेट यू मिस्टर माफिया, छोड़ो मुझे। जिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर धक्का दे दिया, जिससे युवराज 2 कदम पीछे हो गया। जिया फिर कुछ ढूंढने लगी, तभी उसे कबर्ड के साइड में एक छोटा सा बॉक्स देखा जिसके ऊपर मेडिकल किट लिखा हुआ था। वो जल्दी से वहां गई और बॉक्स को बेड पर लाकर रख दिया। उसे ओपन किया, उसमें हर एक मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद थी। रिमूव योर शर्ट। जिया भले ही उससे नाराज थी, पर उसका ध्यान तो अभी भी युवराज की बाह पर था जिस पर गोली लगी हुई थी। युवराज को कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में जिया को देखने लगा। जिया उसके पास आई और उसका हाथ खींचकर बेड पर बैठा दिया। वो खुद उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। क्या कर रही हो बेबी गर्ल? युवराज अभी भी नहीं समझ पा रहा था आखिर वो करना क्या चाहती है। जाहिर सी बात है, मुझे आपकी तरह लोगों को मारना नहीं आता, लेकिन हाँ, उनके जख्मों पर दवा लगाने ज़रूर आता है। जिया गुस्से में बिना उसकी तरफ देखे हुए बोली और युवराज का शर्ट निकाल कर दूसरी तरफ फेंक दिया। जिया एक मेडिकल स्टूडेंट थी। हाँ, वो डॉक्टर नहीं बनी थी, लेकिन उसे बेसिक नॉलेज था जिससे वो युवराज ट्रीटमेंट कर सकती थी। उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और एक सर्जिकल किट उठाकर युवराज के बांह से गोली निकालने लगी। युवराज के चेहरे पर दर्द का एक भी कतरा मौजूद नहीं था। वो तो बस चुपचाप अपनी बेबी गर्ल के चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर हर पल अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो गोली युवराज को नहीं उसे लगी हो। उसने उसके बांह से गोली निकालकर दवा लगाया और कुछ ही पल में उसके बांह पर पट्टी बांध दिया। जिया ने युवराज के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखा और मन ही मन बोली, पत्थर दिल इंसान, पता नहीं सिर्फ दिल ही पत्थर का है या पूरी की पूरी बॉडी। मुझे एक छोटी सी खरोच भी लगती है तो ऐसा लगता है मेरी जान ही निकल गई, और इन्हें बुलेट लगी है, फिर भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे छोटा सा कांटा चुभा हो। खड़ूस कहीं के। उसने युवराज को इंजेक्शन लगाया और वहां से जाने लगी, पर युवराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका बैलेंस बिगड़ा और युवराज के ऊपर गिरने लगी,
पर उसके ऊपर गिरने से पहले ही उसने उसके दोनों कंधे पर अपना हाथ टिका दिया। युवराज उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, गुस्से में भी मेरी इतनी फिक्र, मैंने सोचा नहीं था मेरी छोटी सी बेबी गर्ल इतनी समझदार होगी। जिया कुछ पल युवराज को घूरती रही, फिर उसके कान के पास आकर धीरे से बोली, आई हेट यू, ऊपर जो भी हुआ मैं उसे भूली नहीं हूँ, बात मत करना मुझसे जालिम इंसान। वो युवराज के ऊपर से हटी और वॉशरूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो युवराज ने पूरे कमरे को सेट कर दिया था और वैसे ही शर्टलेस बेड पर लेटा था। आपके खोपड़ी में दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं है? हाथ में गोली लगी है? मूवमेंट करने से मना किया था ना? क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों को सेट करने की? जानती हूँ आपको दर्द नहीं होता, पर मुझे तो बहुत होता है। जिया वॉशरूम से बाहर आते ही गुस्से से उस पर बिफर पड़ी, पर उसके गुस्से से भरी बातों को सुनने के लिए युवराज होश में कहाँ था। वो तो बस अपने सामने खड़ी जिया को देख रहा था, जो डार्क रेड कलर के लॉन्ग नाइट गाउन में थी, जिसके ऊपर उसने नेट के आउटर पहन रखा था। ऐसे क्या देख रहे हो? वो चलते हुए बेड के पास आ गई। युवराज ने उसके हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसकी कमर पर अपनी मजबूत बाहों को कसते हुए कहा, ये नाइट ड्रेस क्यों पहना तुमने? क्या खराबी है इस नाइट ड्रेस में? वैसे भी यहाँ मेरी एक भी शॉर्ट नाइट ड्रेस नहीं है, इसलिए मैंने ये पहन लिया। जिया ने कहा। उसे उसकी अजीब सी बातें समझ नहीं आई। जब वैसे शॉर्ट नाइट ड्रेस पहनकर मुझसे बंदर की तरह लिपट कर सोती थी तो मेरे दिल के अरमान बेईमान होने लगते थे, इसलिए मैंने तुम्हारा एक भी शॉर्ट नाइट ड्रेस यहाँ पर नहीं रखवाया। पर मुझे क्या पता था इस नाइट गाउन में तो मुझसे भी ज़्यादा। युवराज ने इतना ही कहा था कि जिया उसकी बातों का मतलब समझते ही उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अगर इससे आगे कुछ भी ऐसा वैसा बोला ना तो सच्ची बोल रही हूँ, जिस हाथ में गोली लगी है ना उस पर पिंच कर लूँगी, समझे? जिया उसकी बातों का मतलब समझते ही शर्मा चुकी थी, पर उसे अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। उसकी बातें सुनकर युवराज को हंसी आ गई। उसने करवट लेकर उसे अपने नीचे दबा दिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, जो भी हुआ उसके लिए तो मैं तुमसे कल बात करूंगा, पर अभी जो तुमने ये ड्रेस पहनकर मेरे मासूम दिल पर जो कहर ढाया है उसका हिसाब तो चुकता कर लूं। मतलब जिया भी उसकी बातों का मतलब समझ पाती उससे पहले ही युवराज ने उसके मुलायम लबों को चूम लिया। जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मटकाते हुए युवराज को देख रही थी और युवराज सब कुछ भूल कर उसे किस करने में बिजी था। जिया उसे अपने ऊपर से हटाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखकर पीछे की ओर धक्का देने लगी, पर अफसोस उसे अपने ऊपर से हटाना तो दूर, वो उसे हिला भी नहीं पाई। थक कर उसने स्ट्रगल करना छोड़ दिया और युवराज का साथ देने लगी। जिया को सांस लेने में आती दिक्कत देखकर युवराज ने उसे छोड़ दिया और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। युवराज ने उसके गर्दन पर हल्का सा किस किया और उसके कान में धीरे से कहा, आई लव यू बेबी गर्ल। छत पर जो भी हुआ उसके बाद मुझे लगा तुम मुझसे बात नहीं करोगी। जिया अपने हाथ से युवराज के बालों को सहलाते हुए बोली, क्या वो अटैक मुझ पर हुआ था? युवराज उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। वो आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही उसकी पलकें भारी होने लगी। उसने जिया को देखते हुए कहा, तुमने मुझे किस चीज़ का इंजेक्शन दिया है? नींद का। मुझे पता है मेरे सोने के बाद आप यहाँ से चले जाओगे और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करोगे। जिया भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये तुमने सही नहीं किया बेबी गर्ल। वो उसके ऊपर से हटकर अपनी जगह पर सही से लेट गया और जल्दी ही नींद की आगोश में चला गया। जिया भी सीधी लेट कर कुछ पल उसके बालों को सहलाने लगी। आई नो अटैक मुझ पर ही हुआ था, मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए आपसे नाराज़ नहीं हूँ, पर जब तक आप मुझे अपने मुंह से अपना पास्ट नहीं बता देते तब तक आप पर गुस्सा ज़रूर करूँगी। उसने उसके माथे पर किस कर लिया। वो भी उसके बगल में लेटकर उसके चेहरे को देखने लगी। तभी युवराज का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने उसमें पड़े मैसेज को चेक किया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए। वो उठी और युवराज को अच्छे से ब्लैंकेट उठाकर कमरे से बाहर आ गई और स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। स्टडी रूम। शेरगिल स्टडी रूम में खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था,
सारे अटैकर्स को ठिकाने लगाने के बाद से ही वो स्टडी रूम में युवराज के आने का वेट कर रहा था। उसके कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पड़ी तो वो पीछे मुड़ा, पर सामने युवराज की जगह जिया को देखकर थोड़ा हैरान रह गया। मैम आप, वो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसे जिया के यहाँ आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? जिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली। इस वक्त उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मासूमियत नहीं थी और ना ही कोई बचपना। क्या ये अटैक ऋषभ कपूर ने करवाया था? वो बोलते हुए सामने ड्रावर के पास गई और वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सोफे पर आकर बैठ गई। अभी तक पता नहीं चला, शेरगल अभी तक खिड़की के पास खड़ा था। आपको भी चोट लगी है, आइए पहले मैं आपका फर्स्ट एड कर दूं। जिया फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हुए बोली और शेरगिल बिना कुछ बोले आकर सामने बैठ गया। आपने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया है, फिर ये हिचकिचाहट क्यों? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? जिया बिना शेरगिल की तरफ देखे हुए बोल रही थी। उसका पूरा ध्यान उसके माथे पर लगे चोट पर बैंडेज करने में था। मुझे नहीं लगता ये अटैक ऋषभ ने करवाया है, शेरगिल ने कहा। मुझे भी यही लगता है। वो मुझे मारना चाहते हैं और जहाँ तक मैं जानती हूँ वो कभी भी मिस्टर माफिया को चोट नहीं पहुँचाना चाहेंगे। अगर उन्होंने ये अटैक करवाया होता तो ये वो ध्यान रखते कि गलती से भी मिस्टर माफिया को नुकसान ना हो। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि ऋषभ इस वक्त इंडिया में मौजूद है ही नहीं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है, अगर ऋषभ नहीं है तो आखिर ये नया दुश्मन कौन है जो आपको मारना चाहता है? शेरगिल के माथे पर बल पड़ गए। वो कब से इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि ऋषभ के अलावा जिया को कौन मारना चाहेगा। आप दोनों जो करते हो उस हिसाब से तो हजारों दुश्मन खड़े होंगे मुझे मारने के लिए। खैर छोड़िए, अभी आपको आराम करना चाहिए, आपको भी चोट लगी है। वो उसके हाथों पर पट्टी बांध कर अपने रूम में चली गई। ना जाने क्यों, पर आज उसके चेहरे पर ना ही वो बचपना था और ना ही वो मासूमियत। वो आकर युवराज के बगल में लेट गई, पर उसे कहाँ नींद आने वाली थी बिना अपने मिस्टर माफिया के बाहों में सोए हुए। लत लग गई है मुझे आपकी मिस्टर माफिया, बिना आपके तो अब मेरी सांसें भी नहीं रुकने वाली। वो सरक कर युवराज के बाहों में आ गई और उसके सीने पर अपना सर रखकर उसके आसपास अपनी बाहों का घेरा बना दिया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोचने लगी कैसे उसे ऋषभ के बारे में पता चला। फ्लैशबैक। जिया को नींद नहीं आ रही थी और वो बालकनी में खड़े होकर युवराज के बारे में सोच रही थी। तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वो पीछे मुड़ी तो अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सामने खड़ा शख्स शेरगिल था। वो गुस्से में बोली, आप, ये कौन सा तरीका है रूम में आने का? दरवाजे पर क्या बैंड का बोर्ड लगा है जो भूत की तरह मेरे सामने आ गए? चलो छोड़ो ये सब, ये बताओ क्यों आए हो आप? आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। शायद ये सब जानने के बाद आप अपने हस्बैंड को मिसअंडरस्टैंड ना करें और आपकी नाराज़गी दूर हो जाए, शेरगिल ने कहा। जिया कुछ पल उसे घूरती रही और फिर बोली, मेरे और मेरे मिस्टर माफिया के मैटर में कोई तीसरा बोले मुझे मंजूर नहीं। ओके, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी, शेरगिल ने रिक्वेस्ट की और जिया ने इस बार उसे मना नहीं किया। बोलिए, उसने उसे बोलने की इजाज़त दे दिया। जिया हाँ कहते ही शेरगिल ने बोलना शुरू किया। आप बॉस से इसलिए नाराज़ हैं ना कि उन्होंने आपके आसपास सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखा है? जिया ने हुंकारी भर दी। बॉस ने आपके पास बॉडीगार्ड आपकी सेफ्टी के लिए रखा है, क्योंकि हर वक्त हर पल आपकी जान को खतरा है। खतरा, और वो भी मेरी जान को? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आज तक मैंने एक चींटी भी नहीं मारा, तो फिर कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? जिया उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल हैरान हो गई। जहाँ तक वो जानती थी उसका तो कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं था जो उसकी जान लेना चाहे। आपका नहीं, पर बॉस का एक ऐसा दुश्मन है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जान लेना चाहेगा, शेरगिल ने कुछ सोचते हुए कहा। और जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। मतलब? जिया को कुछ समझ नहीं आया। एक लंबी कहानी है। बॉस के कॉलेज टाइम में वो, ऋषभ, मैं और सुहाना, हम चारों बेस्ट फ्रेंड थे। सुहाना बॉस को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, वहीं ऋषभ भी सुहाना को पसंद करता था। एक दिन सुहाना ने बॉस को प्रपोज किया, पर बॉस ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो जानते थे ऋषभ सुहाना से प्यार करता है। बॉस का रिजेक्शन सुहाना बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने कॉलेज की टेरेस से कूदकर सुसाइड कर लिया।
उसकी मौत दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी पैदा कर गई। जब से सुहाना की मौत हुई तब से ऋषभ बॉस को उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगा। वो समझता है बॉस ने सुहाना को मार दिया क्योंकि जब सुहाना टेरिस से नीचे कूदी ठीक उसी वक्त बॉस सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। वाट सुहाना ने सुसाइड किया था, लेकिन ऋषभ को ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर माफिया ने सुहाना को मारा होगा। आखिर थी तो वो भी उनकी दोस्त थी ना, ऐसे थोड़ी ना मिस्टर माफिया उसे मार सकते हैं। पता नहीं, बस उसने अपने दिमाग में पर्सपेक्टिव बना लिया कि बॉस ने सुहाना को मारा है और तब से ही उसने ठान लिया है जिस तरह बॉस ने सुहाना को मारा उसी तरह वो भी बॉस की ज़िंदगी में आने वाली हर उस लड़की को मारेगा जिससे वो प्यार करेंगे। शेरगिल की बातें सुन जिया का दिमाग बुरी तरह से झन्ना गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। बॉस और ऋषभ दोनों बचपन के दोस्त थे। उन दोनों में सगे भाइयों से भी गहरा प्यार था। लेकिन कहते हैं ना, जिस रिश्ते में प्यार जितना ही गहरा होता है अक्सर गलतफहमियां भी उतनी ही गहरी होती हैं। ऐसा ही कुछ गलतफहमी उन दोनों के बीच में हो गई जो शायद कभी नहीं मिटेगी। मतलब जब तक ऋषभ कपूर मुझे नहीं मार देते वो सुकून से नहीं बैठेंगे। जिया को अब समझ आ रहा था युवराज के उसके आसपास बॉडीगार्ड रखना कोई शो ऑफ या उसे कैद करने के लिए नहीं था, बल्कि उसकी सेफ्टी के लिए था। क्या मिस्टर माफिया भी सुहाना से प्यार करते हैं? जिया ने हकलाते हुए पूछा। ना जाने क्यों उसके दिल में एक डर सा था, कहीं युवराज भी उससे प्यार ना करता हो। ये बात आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। शेरगिल का जवाब सुनकर जिया के चेहरे पर परेशानी की लकीरें और भी बढ़ गई। जिया का दिमाग पूरी तरह से झन्ना चुका था। ये दोस्ती और दुश्मनी उसके समझ से बिल्कुल भी बाहर था। वो धम्म से सोफे पर बैठ गई। और वो लोगों को जो मारते हैं उसका मैं क्या मतलब समझूं? जिया ने एक और सवाल किया, जिसका जवाब शेरगिल उसकी आंखों में देखते हुए दिया। माना कि आपके हस्बैंड बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे, लाइक अ मॉन्स्टर, लेकिन गलत नहीं। कभी कभी बुराई को ख़त्म करने के लिए बुरा बनना पड़ता है। ठीक वैसे ही वो भी बुरा बनकर बुराई को मिटा रहे हैं। शेरगिल वहाँ से जा चुका था और जिया उठकर युवराज के कमरे में आ गई। फ्लैशबैक एंड जिया युवराज के सीने पर सर रखकर यही सब बातें सोच रही थी, लेकिन इन सब बातों के परे उसके दिमाग में बस एक ही सवाल खटक रहा था। अगर ऋषभ सुहाना से प्यार ना करता होता तो क्या युवराज उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता? यही सब सोचते सोचते ना जाने कब जिया भी नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह जब युवराज की नींद खुली तो जिया उसके पास नहीं थी। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में गया, पर जिया वहाँ भी नहीं थी। एक बार फिर कल रात का वाकया उसके दिमाग में कौंध गया। कहीं उसके सोने के बाद कुछ हुआ तो नहीं था। वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया और किचन की तरफ बढ़ गया। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर उसकी जान में जान आई, क्योंकि जिया इस वक्त किचन में ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी थी। उसने वाइट टॉप के साथ रेड लॉन्ग स्कर्ट पहन रखा था और अपने बालों का मेसी बना रखा था, जिससे बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। इस वक्त उसका पूरा ध्यान ब्रेकफास्ट बनाने में था। जिया को सही सलामत अपने सामने देखकर युवराज ने अपने तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लिया। तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है बेबी गर्ल, वो मन ही मन बुदबुदाया और अंदर आकर पीछे से जिया को अपनी बाहों में भर लिया। अचानक युवराज के पीछे से गले लगाने से जिया हचकचा गई, पर उसने कोई विरोध नहीं किया और ना ही कुछ कहा। चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। युवराज का एक हाथ उसके पेट पर था और दूसरा हाथ गर्दन पर। उसने मजबूती से जिया को अपनी बाहों में भर रखा था। दोनों ना जाने कितनी देर तक बिना कुछ कहे वहीं पर खड़े रहे। गुड मॉर्निंग, युवराज ने कहा, पर जिया ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ना जाने कितनी देर तक बिना कुछ कहे वहीं पर खड़े रहे। गुड मॉर्निंग, युवराज ने कहा, पर जिया ने कोई जवाब नहीं दिया। स्वीटू, क्या तुम मुझसे नाराज हो? युवराज ने प्यार से पूछा, पर जिया ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और अपने सामने रखे फ्रूट को कट करने लगी। युवराज समझ चुका था उसकी बेबी गर्ल आज उससे नाराज है। कल रात ही उसने कहा था कि छत पर जो भी हुआ वो भूली नहीं है। सॉरी। युवराज ऐसे ही उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर खड़ा रहा कि अचानक उसे अपने हाथ पर कुछ गर्माहट महसूस हुई। उसने जल्दी से जिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि इस वक्त उसकी बेबी गर्ल की खूबसूरत सी बड़ी बड़ी आंखें आंसू से सनी हुई थी।
क्या हुआ स्वीटू, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कहीं चोट लगी है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? किसी ने कुछ कहा? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? युवराज परेशान होकर एक ही सांस में सब कुछ कह गया। नहीं ना, मैं नहीं रो रही, मुझे कुछ नहीं हुआ, जाओ आप यहाँ से। वो उल्टे हाथ से अपने आंसू साफ करते हुए बोली और वापस सामने घूमकर फ्रूट कट करने लगी। बेबी गर्ल लिसन टू मी, बच्चा कुछ कहोगी तभी तो समझूंगा कि तुम्हें क्या हुआ है। युवराज ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहा। बच्ची नहीं हूँ मैं, वो सुबकते हुए बच्चों की तरह बोली और युवराज के होठों पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट तैर गई। जब भी वो ऐसे गाल फुलाकर बोलती थी बच्ची नहीं हूँ मैं, तब युवराज को उसकी मासूमियत पर बड़ा प्यार आता था। क्यों रो रही हो तुम? युवराज ने प्यार से उसकी आंखों में आए आंसू को साफ किया। आई आई हेट यू, आपने मुझे रुलाया, जिया सुबकते हुए बोली। रोने की वजह से वो अटक अटक कर बोल रही थी। मैंने रुलाया? हाँ आपने। मैंने तो तुम्हें डांट भी नहीं लगाई, फिर रो क्यों रही हो? युवराज को समझ नहीं आई उसकी बातें, क्योंकि वो तो अभी अभी उठकर नीचे आया था, फिर वो कैसे उसे रुला सकता है। ज़रूरी नहीं ना, आप डांट लगाओगे तभी मैं रोऊंगी, आप मुझसे कुछ छुपाओगे तो भी मैं रोऊंगी, और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जिया अभी भी सुबक रही थी। ऐसा भी क्या छुपाया मैंने तुमसे जो तुम इतना रो रही हो? युवराज ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए पूछा। क्या आप सुहाना से प्यार करते थे? जिया उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। वाट? युवराज उसके मुंह से सुहाना का जिक्र सुन हैरान रह गया, क्योंकि जितना वो जानता था जिया अभी उसके बारे में बहुत कम जानती थी, यहाँ तक कि उसे युवराज के मॉम डैड का नाम भी नहीं पता था। फिर सुहाना के बारे में किसने बताया उसे? तुम्हें सुहाना के बारे में किसने बताया? युवराज ने आईब्रो सिकुड़कर पूछा। वो छोड़ो ना, पहले ये बताओ क्या आप सुहाना से प्यार करते थे? तो तुम इसलिए रो रही हो? जिया ने मासूमियत से अपना सर हमें हिला दिया। मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम हो बेबी गर्ल, तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी भी लड़की से प्यार नहीं किया, चाहे वो पहले हो या अब। इस हार्टलेस मिस्टर माफिया की सिर्फ एक ही इनोसेंट लव है और वो तुम हो। मेरी मासूम सी मोहब्बत, मेरी बीबी, मेरी जान। और आगे से ये इनसिक्योरिटी लाने से पहले अपने इस छोटे से दिमाग को थोड़ा चला लिया करो, समझी बुद्धू? उसने उसे प्यार से समझाते हुए उसके सर पर हल्का सा चपत लगा दिया। पर सुहाना ने आपको प्रपोज किया था ना? हाँ किया था, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता था। क्या सच में आप उससे प्यार नहीं करते थे इसलिए मना किया, या फिर ऋषभ भी उससे प्यार करते थे इसलिए मना किया? जिया का एक और मासूमियत भरा सवाल, जिस पर युवराज की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब तो उसे सच में गुस्सा आने लगा था उस शख्स पर जिसने जिया को सब कुछ इतनी डिटेल में बताया था। तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? किसने बताया तुम्हें ये सब? और क्या क्या जानती हो तुम? युवराज ने इस बार थोड़ा गुस्से में पूछा, जिस पर जिया ने अपनी नज़रें नीचे झुका लिए। मुझे ये भी पता है, पिछली बार मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि जानबूझकर करवाया गया था, और कल रात भी मुझ पर ही अटैक हुआ था। जिया अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए बोल रही थी। उसे लगा शायद युवराज उस पर गुस्सा करेगा, पर उसके उलट युवराज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बाहर ले जाने लगा। जब इतना सब पता है तो ये भी पता होगा ये सब कौन कर रहा है। आपके बेस्ट फ्रेंड ऋषभ कपूर। ऋषभ का नाम सुनकर युवराज के बढ़ते कदम अचानक से रुक गए। उसने जिया को देखा जो उसके गोद में उसके सीने पर सर रखी हुई थी। उसने गहरी सांस छोड़ी और उसे ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। जब सब कुछ जानती हो तो नाराज क्यों हो? युवराज ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाते हुए पूछा। क्योंकि मैं सब कुछ आपसे जानना चाहती थी, लेकिन आप तो मुझे बच्ची समझते हो और कुछ भी नहीं बताते। जिया ने अपनी उंगलियां आपस में उलझाकर नीचे देखते हुए जवाब दिया। क्योंकि तुम सच में बच्ची हो स्वीटू, इन सब चीज़ों से जितना दूर रहोगी उतना ही ज़्यादा खुश रहोगी। युवराज ने उसके माथे पर किस किया और उसकी आंखों में झांकने लगा। मुझे बस अपने मिस्टर माफिया के साथ रहना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं खुश रहूं या दुखी। जिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर युवराज के होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट तैर गई। उसे उम्मीद नहीं थी उसकी लिटिल वाइफ इतनी ज़्यादा समझदार होगी। उसे जिया पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आया। युवराज ने झुककर उसके होठों पर हल्का सा किस कर लिया और उसके कान में धीरे से बोला, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं खुद अपनी लिटिल वाइफ को अपने लाइफ से जुड़े हर एक सच बताऊंगा।
सच्ची? जिया की आंखों में चमक आ गई और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। मुच्ची माईजान, युवराज ने उसके नाक से अपना नाक रफ किया और किचन की तरफ बढ़ गया। उसने सारे ब्रेकफास्ट लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और जिया को इंतज़ार करने के लिए बोलकर ऊपर फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर में वो नीचे आया और जिया को अपनी गोद में बैठाकर खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाने लगा और बीच बीच में खुद भी खा रहा था। आप मुझे बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करते हो? मैं बच्ची नहीं हूँ ना, जिया जूस पीते हुए बोली जो युवराज उसे पिला रहा था। क्योंकि मुझे तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करना अच्छा लगता है। युवराज के जवाब पर जिया को कुछ समझ नहीं आया। वो क्या बोले। वो चुप हो गई और चुपचाप युवराज के हाथों से ब्रेकफास्ट करने लगी। तुम्हें खाना बनाने आता है? युवराज ने पूछा। हाँ आता है ना, वो जब मैं अपने घर पर होती थी तो वहाँ पर अपने खर्चा उठाने के लिए मैं कॉलेज कैंटीन के किचन में काम करती थी, तो वहीं से सीख लिया। दोनों ने ऐसे ही बातें करते हुए ब्रेकफास्ट खत्म किया और हाल में लगे सोफे पर बैठ गए। जिया फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और युवराज के बाह में लगी बैंडेज को चेंज करने लगी। युवराज पल पल उसके चेहरे पर बदलते एक्सप्रेशन को देख रहा था। जब जिया उसके जख्मों को साफ कर रही थी और उसका बैंडेज कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे चोट युवराज को ना लगकर जिया को लगी हो। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ छलक रही थी। दर्द हो रहा है क्या? जिया उसकी आंखों में झांकते हुए मासूमियत से बोली। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युवराज के हिस्से का दर्द उसे हो रहा हो। युवराज उसके मासूमियत से लबरेज क्यूट से चेहरे पर उभरे दर्द और उसकी आंखों में छाई हुई नमी को देखकर उसका दिल भर आया। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बारी बारी से उसके नम आँखों को चूम लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है स्वीटू। सच्ची नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, युवराज ने बोलते हुए उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। अब बोलो, मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है, जिया ने युवराज को देखते हुए कहा। युवराज ने एक लंबी सांस लेकर बताना शुरू किया। मैं और रिशु बचपन के दोस्त थे। हम दोनों बचपन से ही एक साथ रहे, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज या फिर हॉस्टल। हर जगह हम दोनों एक साथ ही रहे। मस्ती करना, कोई बदमाशी करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना या फिर किसी की धुलाई करना हम मिलकर करते थे। जब हमारा स्कूल ख़त्म हुआ तो हम दोनों ने एक साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। युवराज जिया को अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बताने लगा और जिया बड़े ध्यान से उसकी सारी बातों को सुन रही थी। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हम दोनों की मुलाकात शेरगिल और सुहाना से हुई। शेरगिल हमारे ही क्लास में था और सुहाना हम लोगों की जूनियर थी। शेरगिल और सुहाना दोनों भाई बहन थे। उन दोनों के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए शेरगिल सुहाना को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह प्यार करता था। वाट, शेरगिल भैया और सुहाना दोनों भाई बहन थे, पर उन्होंने तो मुझे ये बताया ही नहीं। जिया की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ा करके युवराज को टुकुर टुकुर देखने लगी। तो तुम्हें सब कुछ शेरगिल ने बताया? युवराज ने उसे घूरते हुए पूछा, जिस पर जिया ने अपना सर नीचे झुका लिया। वो आप आगे बताओ ना, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, जिया धीमी आवाज़ में बोली और युवराज ने आगे बताना शुरू किया। सुहाना को देखते ही ऋषभ उससे प्यार कर बैठा था, पर उसने सुहाना को कभी नहीं बताया। वो चाहता था जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब वो उससे अपने प्यार का इजहार करेगा। ऋषभ के प्यार से बेखबर सुहाना मुझसे प्यार कर बैठी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो दिन भी आएगा जब सुहाना हमें छोड़कर चली जाएगी या मेरी और ऋषभ की दोस्ती का रिश्ता नफरत में बदल जाएगा। वो कहते हैं ना, अक्सर जो हम नहीं सोचते वही हमारे साथ होता है। युवराज चुप हो गया और अपनी आंखें बंद करके जिया को और भी मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लिया। मिस्टर माफिया, अगर आपको बताने में तकलीफ हो रही है तो मत बताओ, मुझे कुछ नहीं जानना। जिया नहीं चाहती थी उसकी वजह से युवराज अपने बुरे दिनों को याद करके हर्ट हो। उसकी बातें सुनकर युवराज के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। अभी थोड़ी देर पहले वो उसे सब कुछ बताने के लिए जिद कर रही थी और अब ये सोचकर कि सब बताते वक्त युवराज को तकलीफ होगी तो अब वो खुद उसे बताने के लिए मना कर रही थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके मिस्टर माफिया को थोड़ा सा भी तकलीफ हो। इतना प्यार करती हो मुझसे कि मुझे थोड़ा सा भी अपसेट नहीं देख सकती? नहीं, मैं नहीं करती आपसे प्यार, जिया ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर युवराज की मुस्कुराहट और भी बढ़ गई।
इसलिए तुम्हें बच्ची बोलता हूँ जान, भले ही तुम 19 ईयर्स की हो, पर तुम्हारी क्यूटनेस और तुम्हारी बातें 6 साल के बच्चे की तरह ही हैं। युवराज बोलते हुए हंसने लगा, जिससे उसकी गालों पर गिरती डिम्पल और भी गहरी हो गई। अगर कोई और वक्त होता तो जिया ज़रूर उस पर गुस्सा करती, पर इस वक्त उसका हंसता हुआ हैंडसम चेहरा उसकी गालों पर गिरती हुई डिम्पल की वजह से बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। जिया तो मानो सब कुछ भुलाकर उसके हैंडसम चेहरे में खोसी गई। यू आर सो हैंडसम मिस्टर माफिया। जिया ने उसके दोनों गालों पर किस कर लिया। अचानक उसके किस करने से युवराज हंसते हुए रुक गया। सच्ची में उसकी पागल बीबी कब क्या कर जाए ये कोई नहीं बता सकता। बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। युवराज उसके होठों की तरफ झुकने लगा। उसका इरादा भांपकर जिया ने जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिया और नामे सिर हिलाने लगी। युवराज रुक गया, पर उसने जिया के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया और कहा, आगे सुनो, रोमांस हम रात में करेंगे। उसकी बातें सुनकर जिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना चेहरा युवराज के सीने में छुपा लिया। हम कॉलेज के लास्ट ईयर में थे जब सुहाना ने मुझे प्रपोज किया। फ्लैशबैक, आज वैलेंटाइन डे था। कॉलेज में हर जगह खुशी का माहौल था। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने हाथों में गुलाब के फूल लिए हंसते मुस्कुराते कॉलेज कैंपस में घूम रहे थे, या यूं कहें अपने अपने पार्टनर को ढूंढ रहे थे। हर किसी के हाथ में गुलाब के फूल थे। किसी के हाथ में दोस्ती की निशानी सफ़ेद गुलाब तो किसी के हाथ में प्यार की निशानी लाल गुलाब था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा था सुहाना का, बेहद सिंपल, ना कोई मेकअप ना कोई ज्वेलरी, बिल्कुल सिंपल स्काई ब्लू क्रॉप टॉप के साथ वाइट प्लाजो, लंबे खुले हुए बाल, चेहरे पर छाई मासूमियत और बड़ी बड़ी काली आंखें। वो अपने हाथों में ढेर सारा गुलाब का फूल लिए कॉलेज के ऑडिटोरियम में जा रही थी। रास्ते में कई सारे लड़के घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज कर रहे थे, पर वो बड़े ही मासूमियत से अपना एक कान पकड़ के उन्हें सॉरी बोलते हुए आगे बढ़ रही थी। वो कॉलेज ऑडिटोरियम में पहुंची। वहां इस वक्त कोई भी स्टूडेंट मौजूद नहीं था। सब बाहर कैंपस में थे। वो अपने हाथों में लिए हुए फूलों को पीछे छुपाकर आगे बढ़ी और एक साइड खड़े एक लड़के के पीछे जाकर खड़ी हो गई। यूवी, सुहाना ने धीरे से पुकारा और वो लड़का पीछे मुड़ा। वाइट टी शर्ट के ऊपर डेनिम ब्लू जीन्स वाली जैकेट और साथ में ब्लू रफ जीन्स, पैरों में वाइट शूज, हल्का बिखरे हुए बाल और चेहरे पर $1,000,000 वाली स्माइल लिए वो लड़का पीछे मुड़ा। ये कोई और नहीं, हमारा युवराज ही था, जो आजकल हमेशा त्योरियां चढ़ाए घूमता है। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया यार? सब बाहर मस्ती कर रहे हैं और तू मुझे यहाँ बुलाकर पता नहीं कब से इंतजार करवा रही है। युवराज अपने दोनों हाथ फोल्ड करके सुहाना को घूरते हुए बोला। सुहाना मुस्कुराते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों में लिए सारे गुलाब को उसके सामने करके बोली, आई लव यू युवराज। पता नहीं कब कैसे, पर मुझे तुझसे प्यार हो गया है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तेरे बिना मैं अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती। लव यू सो मच। अचानक सुहाना के प्रपोज करने से युवराज बिल्कुल हैरान रह गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। जाने अनजाने सुहाना उससे अट्रैक्ट हो चुकी थी। वो तो ये भी जानता था कि ऋषभ सुहाना से कितना प्यार करता है, और ऐसी सिचुएशन में युवराज को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल ही क्लियर था। वो सुहाना से तो क्या, किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता था। सुहाना, तू ये क्या बोल रही है? हम तो फ्रेंड्स हैं ना, फिर अचानक से तू मुझे प्रपोज क्यों कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? युवराज ये सोचकर परेशान हो गया, अगर ऋषभ को पता चला सुहाना ने उसे प्रपोज किया है तो कहीं उन दोनों की दोस्ती में दरार ना पड़ जाए। हाँ, हम दोस्त तो हैं ही और हमेशा रहेंगे, और एक दोस्त से अच्छा जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकता। तू ये सब छोड़ना, बता तू मुझसे प्यार करता है? सुहाना अभी भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। सुहाना, मेरी बात सुन, तू पहले खड़ी हो जा। देख, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर दोस्ती वाली, जैसे मैं ऋषभ और शेरगिल से करता हूँ वैसे ही। उसके अलावा मेरे दिल में तेरे लिए और कोई फीलिंग्स नहीं है। युवराज ने क्लियरली उसे अपने दिल का हाल बता दिया। उसका ना सुनकर सुहाना को आंखों में आंसू आ गए। उसे तो लगता था शायद युवराज भी उससे प्यार करता है। सुहाना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके लिए वहां रुकना नामुमकिन हो गया था। वो रोते हुए ऑडिटोरियम से बाहर जाने लगी, लेकिन गेट पर वो सामने से आ रहे शेरगिल से टकरा कर गिरने लगी थी। पर उसके गिरने से पहले ही शेरगिल ने उसे संभाल लिया।
क्या हुआ सुहाना, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा तुझे? शेर गिल उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।